नमस्कार। दिल की खुशी का लबों से कर रहा हूँ इजहार। दिल की खुशी का लबों से कर रहा हूँ इजहार। लीजिए प्रताप राजपुरोहित का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आप बहुत लकी है कि आपने कॉमर्स विषय का चुनाव किया। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जिसका ज्ञान प्राप्त करने से हमें अन्य बहुत सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे ही 10th के बाद में सब्जेक्ट के चुनाव की बात आती है तो हम अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जाते हैं, और उसके अंदर जब हम कॉमर्स के अंदर आते हैं तो उसके अंदर क्या क्या हमें सीखने को मिलता है, क्या क्या हमें पढ़ने को मिलता है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट आता है उसका नाम होता है लेखा शास्त्र, जिसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। लेखा शास्त्र जो अकाउंटेंसी है वो बड़ा ही रुचिकर और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें समय का हमें पता ही नहीं चलता है कि कितना समय हो गया और कब हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। बहुत ही अच्छा हमारा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। लेखा शास्त्र पर हम बात करते हैं उससे पहले थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं, उसके बाद में हम लेखा शास्त्र के इतिहास पर बात करेंगे। क्या मेरा नाम प्रताप राजपुरोहित है और मेरी शैक्षिक योग्यता एमकॉम बीएड है। मैं लगातार लगभग 11 वर्षों से प्रतियोगी और स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, उत्कर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा परिचय। अब हम बात करते हैं लेखांकन के बारे में। लेखांकन की बात करते हैं तो लेखांकन एक परिचय क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। लेखांकन एक परिचय क्या है, ये आपके चैप्टर का नाम है। आपका जो चैप्टर है उसका एक नाम है लेखांकन एक परिचय, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। लेकिन जब हम परिचय चैप्टर पर बात करते हैं तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। हम इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। तो एक नज़र हम दौड़ाते हैं हमारे सिलेबस पर। आपकी जो लेखा शास्त्र जो है उसका पाठ्यक्रम दो पुस्तकों के अंदर विभाजित है। एक तो वित्तीय लेखांकन भाग फर्स्ट, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक है। लेखांकन एक परिचय, लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, लेन देनों का अभिलेखन, लेन देनों का अभिलेखन सेकंड, बैंक समाधान विवरण, तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन, ह्रास प्रावधान संचय, विनिमय विपत्र। ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 वित्तीय लेखांकन जो पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर है। और पार्ट सेकंड के अंदर वित्तीय विवरण सेकंड, अपूर्ण अभिलेखों से खाते, लेखांकन में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली। ये आपकी जो सेकंड बुक होती है उसमें वित्तीय लेखांकन भाग 2 के रूप में है। ये तो पूरा का पूरा अपना हो गया सिलेबस। ठीक है, ये तो हो गई सिलेबस की बात। सिलेबस पर बात करने के बाद में बात आती है हमारे चैप्टर पर। हमारा जो पहला चैप्टर है लेखा शास्त्र के अंदर, देखो किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को, यानी जिसके अंदर प्रश्न उत्तर होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसको पढ़ने से पहले भी हमें उसकी थ्योरी, उसका सिद्धांत, उनके नियमों का ज्ञान होना जरूरी होती है। तो अकाउंटेंसी एक ऐसा विषय है जिसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं कि लेखा जोखा किसी भी व्यापार व्यवसाय में कैसे रखा जाता है, दुनिया में जितने भी टाइप के बिजनेस है उन सब का हिसाब किताब कैसे मेंटेन किया जाता है, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है और रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें समझने के लिए कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल है। उन सिद्धांतों से संबंधित ज्ञान हमें लेखांकन एक परिचय में पहले प्राप्त करना है। उसके बाद में लेखांकन के सैद्धांतिक आधार में भी सिद्धांत पढ़ने के मिलेंगे। यानी 2 चैप्टर शुरू के जो होते हैं ना वो थ्योरी के होते हैं, जिनको पढ़ करके आपको लगेगा नहीं कि आप अकाउंटिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इन 2 चैप्टरों में तो थ्योरी है, इसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि लेखांकन का काम होता किस तरह से। यहां पर आपको पता चलेगा कि रिकॉर्ड कैसे होता है, कोई भी बिजनेस किस तरह से अपना हिसाब किताब मेंटेन करके रखता है, वो यहां पर पता चलेगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों इतने मील के पत्थर या नींव है, क्योंकि इनके बिना आगे की कोई भी प्रोसेस हम अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है। लीजिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर लेखांकन एक परिचय, अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन की हम बात करने वाले। इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर लेखांकन एक परिचय के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले इसको हम समझते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हम लेखांकन के इतिहास की बात करेंगे, लेखांकन की प्रारंभ क्यों हुई उस पर बात करेंगे। फिर जो टॉपिक वाइज बात करें तो लेखांकन की जो भूमिका है, रोल ऑफ लेखापाल, जो अकाउंटेंट है उसका क्या क्या रोल होता है उसको हम सबसे पहले जानेंगे। फिर हम लेखांकन की हिस्ट्री क्या है उसको जानेंगे, लेखांकन का इतिहास कैसा और कैसा रहा है उस पर बात करेंगे। लेखा शास्त्र, लेखांकन, पुस्तपालन, ये 3 शब्द है, तीनों शब्दों पर हम बात करेंगे। लेखा शास्त्र जिसे हम अकाउंटेंसी, लेखांकन जिसे हम अकाउंटिंग और पुस्तपालन जिसे बुक कीपिंग कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर लेखांकन का नेचर कैसा होता है, प्रकृति क्या होती है उस पर हम बात करेंगे।
लेखांकन के प्रकार कौन कौन से, उस पर बात करेंगे। लेखांकन की आधारभूत जो शब्दावली है उस पर बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शब्दावली के बिना किसी भी विषय को समझना और पढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो आपके लिए तो पहली बार पढ़ोगे सारे शब्द जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं है, कुछ शब्दों का नाम सुना है लेकिन अर्थ जिनका मालूम नहीं, उन सब के बारे में डिटेल से आप जानोगे। लेखांकन की जो विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स है वो, और लेखांकन के उद्देश्य और लेखांकन की भूमिका क्या है, रोल क्या है, ये पूरी डिटेल से इतने सारे टॉपिक इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड है। इन सारे टॉपिक को हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखांकन के परिचय की, कि लेखांकन हमारा कैसा है, क्या जरूरत पड़ी थी जिससे लेखांकन की आवश्यकता महसूस की गई। लेखांकन एक परिचय, स्टार्ट करते हैं अपन लेखांकन एक परिचय, यानी इसके जो हिस्ट्री है उस पर थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। देखिए, लेखांकन का प्रारंभ कब हुआ था, सबसे पहला प्रश्न ये आता है, क्या बिना लेखांकन के कोई व्यापार नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कोई काम धंधा कोई करना चाहता है, चाहे छोटा सा छोटा दुकान से लेकर के बड़े से बड़े कंपनी तक, क्या बिना लेखे जोखे के नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना लेखांकन के साथ में हो सकता है। सबका सिस्टमेटिक ढंग से अगर मेंटेन करना आपको, तो उसमें लेखांकन बहुत जरूरी होता है। तो लेखांकन का प्रारंभ कब से हो गया था, यानी ये जो हम आज सोच रहे हैं ये आज से हजारों वर्षों पहले ही लोगों ने सोच लिया था। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ था ना, ठीक उसी तरह से लेखांकन का भी क्या हो गया था, विकास हो गया था। व्यापार वाणिज्य उद्योग का विकास भी मानव सभ्यता के साथ साथ में हो गया था। कब? मानव सभ्यता के साथ साथ में। भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है ना, मानव सभ्यता, उसका प्रारंभ कब हुआ था? अलग अलग मानव सभ्यताओं का अपन अध्ययन करते हैं तो उसमें जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता के साथ साथ किसका विकास हो गया था? व्यापार वाणिज्य उद्योग, इनका भी साथ में क्या हो गया था, विकास हो गया था। मानव सभ्यता के साथ साथ में व्यापार वाणिज्य और उद्योग, व्यापार वाणिज्य और उद्योग, इनका भी प्रारंभ और विकास हो गया था। उद्योग का विकास हो गया था। कारण क्या है? जैसे जैसे मानव की सभ्यता का विकास हुआ ना, तो वैसे वैसे उस टाइप के उद्योग धंधे, काम धंधे, वाणिज्य व्यापार के काम भी हो गए थे। अब बात आती है कि मानव सभ्यता के साथ साथ में जब व्यापार हो रहा था, वाणिज्य का काम हो रहा था, उद्योग धंधे हो रहे थे, तो फिर लेखांकन की क्या जरूरत थी? ये तो ऐसे ही हो जाते। बिल्कुल जरूरत पड़ी थी इनकी। जरूरत इस तरह पड़ी थी क्योंकि व्यापार में, वाणिज्य में, उद्योग धंधों में, काम धंधों में होता क्या है? लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। लेन देन किसको बोलते हैं? भाई किसी से किसी ने कुछ खरीदा है, किसी ने कुछ बेचा है, किसी ने लिया है, किसी ने दिया है, तो लेन देन यानी रोज लेन देन होते हैं। एक छोटी से छोटी दुकान से लेके बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी तक में न जाने कितने लेन देन होते हैं, और उन लेन देनों को याद कैसे रखा जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आई। यानी व्यापार वाणिज्य उद्योग में होने वाले लेन देनों को याद कैसे रखा जाए? जब तक लिखेंगे नहीं तो याद कैसे रहेगा? क्या संभव है? सोचो कि एक किसी व्यापार के अंदर मान लो कि 5 ही लेन देन हो रहे दिन के, तो याद रह जाएंगे। 10 हो रहे हैं, चलो याद रख ले, 20 है याद रख ले, लेकिन हजारों की संख्या के अंदर जब ट्रांजैक्शन होते हैं, बहुत लेन देन किसको बोलते हैं? किसी भी व्यापारी के द्वारा कुछ सामान बेचना, किसी से खरीदना, ये उसको लेन देन हम बोलते हैं। तो लेन देनों की संख्या की वजह से लेन देन कैसे याद रखे जाए, इस याद रखने की समस्या आई, और इसी समस्या का समाधान करने के लिए लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। व्यापार वाणिज्य उद्योग का विकास हुआ, और जैसे ही व्यापार वाणिज्य उद्योग का विकास हुआ तो व्यापार वाणिज्य उद्योग में क्या होता है? लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, और इन लेन देनों को याद कैसे रखा जाए? जितने भी लेन देन होते हैं उनको याद रखने की समस्या आई। लेन देनों को याद रखने की समस्या आई। अब लेन देनों को याद रखने की जब समस्या आई, तो जब भी कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी खोजते हैं। तब किसकी आवश्यकता पड़ी? लेन देनों को कैसे याद रखें? ये समस्या आई, तो लेन देनों को याद रखने की समस्या का समाधान करने के लिए लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी?
लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता हुई, लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता पड़ी कि भाई कोई ना कोई हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे लेन देनों को याद नहीं रखना पड़े और उस सिस्टम के अंदर उनको फीड कर ले, तो जब चाहे आवश्यकता हो तब हम देख ले। क्योंकि अब देखो दिमाग में एक प्रश्न आता है, लेन देनों को याद क्यों रखें? याद तो हमारी सारी चीजें होनी चाहिए ना। संभव नहीं है। मानवीय मस्तिष्क की एक विशेषता है भूलना, ये एक नेचर है, कोई कमी नहीं है। अगर हम अभी कोई बात करें उसी को तुरंत भूले, वो तो कमी कह सकते हैं कि एकदम भुलक्कड़ है, गजनी है, लेकिन कुछ समय के बाद में हम चीजों को भूलते जाते हैं। आज से ठीक 5 साल पहले की मैं अगर बात करूं, आपको कहूं कि 5 साल पहले आपके जीवन में कौन सी घटना घटित हुई थी, या फिर आपने 5th क्लास के अंदर इस चैप्टर में आपने हिंदी की बुक में 5 नंबर चैप्टर कौन सा था, तो आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं। कारण क्या है? आपने उसको लंबे समय तक देखा नहीं, लंबे समय तक उस पुस्तक को नहीं देखा, भूल गए। तो ये मानव मस्तिष्क की क्या विशेषता है? कोई खामी नहीं है ये। तो भूलना मानव का स्वभाव है। तो फिर व्यापारी अगर इस तरह से भूलने लग जाए तो फिर व्यापार कैसे चलेगा? क्या संभव है? नहीं। तो व्यापारी लेन देनों को भूले नहीं, इसलिए लिखने की प्रवृत्ति डाली। तो लेन देनों को याद रखने की समस्या है, तो आवश्यकता लेखांकन प्रणाली की पड़ी। अब लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता वहां से इसकी प्रारंभ हुआ कि नहीं भाई, हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम व्यापार व्यवसाय के अंदर होने वाले समस्त लेन देनों को लिख कर रख सके। उनके सिद्धांतों को, उनके नियमों को सोचा गया कि भाई कौन से ऐसे नियम हो, कौन कौन से ऐसी प्रणाली हो, कौन कौन से ऐसे तरीके हो जिसे लेखा जोखा रखा जा सके। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में एक कहावत थी कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। यानी पहले आप लिखो, उसके बाद में दो, भूल पड़े कागज से लो। जब भूल जाओ तब उस कागज की हेल्प लो, उस लिखे हुए कागज की हेल्प लो। ये प्राचीन समय से कहावत चली आ रही। क्या कहावत चली आ रही है? कहावत ये थी प्राचीन काल से, कहावत इस तरह से चली आ रही थी, क्योंकि कहावतें जो बनती है ना, वो लंबे अनुभव और रिसर्च के बाद में बनती है, इसलिए कहावतों पर गौर करना चाहिए। पहले लिख पीछे दे। पीछे दे का मतलब पीछे हाथ से देने का मतलब नहीं है, बाद में। पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। भूल पड़े यानी जब आप भूल जाओ, भूल पड़े कागज से ले। भूल पड़े कागज से ले। कागज से ले का मतलब यह है कि जो आपके लिखे रखने का सिस्टम है, लिखे रखने की जो प्रणाली है, लिखे रखने की जो आपकी पुस्तक है, उसकी हेल्प ले, वहां से इसकी मदद करके आप लिखा जा सकता है। तो लेखांकन एक परिचय के अंदर मैंने आपको क्या बताया कि मानव सभ्यता के साथ साथ में ही व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का विकास हो गया था। इन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इनका अर्थ क्या होता है सब पढ़ेंगे। लेन देनों की आवश्यकता हुई, क्योंकि व्यापार में क्या होता है? लेन देन होते हैं। लेन देनों को याद रखने की समस्या है, याद रखने की समस्या है, तो लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई। क्यों? क्योंकि प्राचीन काल में कहावत क्या चलती थी? कहावत ये चलती थी कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े कागज से ले। आप बिना लिखे कुछ भी मत करो, सारा काम पहले लिखो, रिकॉर्ड करो, उसके बाद में दो। कोई भी ग्राहक अगर आता है किसी भी छोटी सी दुकान से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनी तक, शोरूम तक, तो पहले उसको रिकॉर्ड करो, लिखो, उसके बाद में दो। जब भी भूल जाओ कि भाई किस तारीख को क्या हमारा लेन देन था, तो उस कागज की हेल्प ले लो। तो भूल पड़े कागज से ले, ये कहावत पड़ी थी, और उसी कारण लेखांकन का प्रारंभ हुआ था। तो ये लेखांकन का मैंने परिचय बता दिया कि लिखने की क्यों जरूरत है। इसलिए लेखांकन जो विषय है, अकाउंटिंग जो विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए नहीं, बाकी सारे लोगों के लिए, क्योंकि लिखने की आदत बहुत जरूरी है। नहीं लिखोगे तो आपको ध्यान में नहीं रहेगा, और अगर आप भूल जाते हो तो आपके पास डेट वाइज लिखा हुआ है, तो आपको वापस से उसको देख भी पाओगे। बात समझ में आई? तो ये लेखांकन का परिचय मैंने बताया। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर जाते हैं। हम आगे की कक्षाओं के अंदर जानेंगे कि लेखांकन का अर्थ क्या है, लेखा शास्त्र का सब जानेंगे पूरा डिटेल से, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चलो अगले स्टेप पर चलते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अगला हमारा स्टेप क्या रहेगा? लेखापाल की भूमिका। लेखापाल किसको बोलते हैं? अकाउंटेंट को बोलते हैं। लेखापाल की भूमिका, रोल क्या होता है लेखापाल का?
देखो अलग अलग समय में अलग अलग रोल अदा किया था। प्राचीन समय में एक अकाउंटेंट का क्या रोल था उस पर हम सबसे पहले बात करेंगे, और उसके बाद में वर्तमान में और नए विकसित क्षेत्र में सब पर बात करेंगे। तो एक लेखापाल का क्या रोल था उस पर हम बात करते हैं। लेखापाल जो लेखा जोखे का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेखापाल बोलते हैं, अकाउंटेंट बोलते हैं। भूमिका का मतलब होता है उसका क्या महत्व था, उसका काम क्या था, किस तरह से वो काम करता था, किस तरह से उसकी रोल था। तो प्राचीन समय में लेखापाल का क्या रोल था? केवल हिसाब किताब रखने तक सीमित था। पुराने समय में लेखापाल की भूमिका सिर्फ हिसाब किताब तक सीमित थी। हिसाब किताब रखना, ये इतना सा रोल था। पुराने समय में अकाउंटेंट का क्या रोल था? एक लेखापाल का केवल और केवल हिसाब किताब मेंटेन करने तक का रोल था, बाकी उसका कोई रोल नहीं था। ठीक है। नंबर 2, वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय के अंदर लेखापाल का रोल क्या है? जो निर्णायक मंडल है या जो निर्णय करने वाले लोग हैं उनको उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना, यह रोल था। वर्तमान में एक लेखापाल का क्या रोल है? जो हमारा निर्णय करने वाले लोग हैं, निर्णायक मंडल है, उनको उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना, यानी व्यापारी या व्यापारी को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना, व्यापारी को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना, व्यापारी को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना जो व्यापार के काम की हो। व्यापारी को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना। ये जो व्यापारी है इसके स्थान पर निर्णायक मंडल शब्द भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। निर्णायक मंडल का मतलब क्या होगा? निर्णय लेने वाला मंडल। निर्णायक मंडल किसको बोलते हैं हम? निर्णायक मंडल। जो डिसीजन लेने वाला है, निर्णय लेने वाला है, उसको हम निर्णायक मंडल बोलते हैं। तो निर्णायक मंडल को उपयोगी सूचना देने का काम जो है वो एक अकाउंटेंट का, एक लेखापाल का होता है। मतलब हमें जो हम काम करें उसका ये भी बताना चाहिए उसका रोल क्या है। तो प्राचीन समय में क्या था? हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति के रूप में था। जैसे पुराने समय में अक्षपटल मध्यक्ष कहा जाता था, हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति के रूप में कह सकता हूं मैं यहाँ पे। हिसाब किताब रखने वाले, हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति के रूप में, इतना ही रोल था पुराने समय में। और वर्तमान समय में क्या रोल है? व्यापारी को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना या निर्णायक मंडल। वो व्यापारी हो सकता है, कोई कंपनी का मालिक हो सकता है, कोई साझेदारी काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, या फिर प्रबंधक हो सकते हैं, उसको हम निर्णायक मंडल कहते हैं। निर्णायक मंडल को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करना लेखापाल की वर्तमान समय में भूमिका है। इससे और बढ़िया सबसे बेहतरीन रोल क्या अदा कर रहा है एक लेखापाल? नए विकसित क्षेत्र में। नए विकसित क्षेत्र का मतलब होता है आजकल व्यापार का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा विस्तृत हो गया है, बड़े पैमाने पर बिजनेस होने लगा, क्योंकि सीमाएं लांघ दी गई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार होता है। एक समय था कि एक लोकल लेवल पर काम करने वाला व्यक्ति अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं जाता था, लेकिन आज छोटे से छोटे एरिया का व्यक्ति भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है। इसलिए नए विकसित क्षेत्र में एक अकाउंटेंट का रोल और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए न्यायालयिक लेखांकन का काम भी कौन करता है? एक अकाउंटेंट करता है। कौन सा लेखांकन? नए विकसित क्षेत्र में न्यायालयिक लेखांकन। न्यायालयिक लेखांकन का रोल भी अदा करता है एक अकाउंटेंट। अब प्रश्न ये आता है कि न्यायालयिक लेखांकन क्या होता है? ये न्यायालयिक लेखांकन का मतलब क्या होता है? न्यायालयिक लेखांकन का मतलब ये होता है कि वर्तमान में कंप्यूटर की हैकिंग, इंटरनेट पर धन चोरी करना, इस तरह के अपराध बहुत बढ़ रहे हैं। तो इन अपराधों से बचाने का काम, इन अपराधों से संबंधित व्यापारी को सचेत करने का काम भी कौन करता है? एक लेखापाल, एक अकाउंटेंट करता है कि कौन कौन सी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। तो यानी कंप्यूटर हैकिंग और आपका कंप्यूटर हैकिंग और इंटरनेट पर धन की चोरी की रोकथाम जैसे जो सुझाव है वो भी व्यापारी को कौन देता है? लेखापाल देता है। न्यायालयिक लेखांकन में क्या आएगा? कंप्यूटर हैकिंग
तथा इंटरनेट पर धन की चोरी तथा इंटरनेट पर धन की चोरी अब ऐसे जो अपराध होते हैं उनसे भी किसको बचाना, अपने व्यापारी को, व्यवसायी को, ऑनर को बचाना। कंप्यूटर पर धन की चोरी की रोकथाम हेतु सुझाव हेतु अब जो महत्वपूर्ण रोल है कौन अदा करता है, एक अकाउंटेंट अदा करता है। तो एक लेखापाल का विभिन्न समय काल परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग रोल रहा है। पुराने समय में एक इतना सा रोल था, क्या था, सिर्फ हिसाब किताब मेंटेन करने का रोल था। उसके बाद में वर्तमान समय में क्या रोल रहा है, व्यापारी को उपयोगी सूचनाएं प्रदान करने में रोल रहा है। नए विकसित क्षेत्र में न्यायिक लेखांकन में भी एक अकाउंटेंट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अपने ऑनर को बचाता है, वो बताता है कि भी ऐसे ऐसे आपके सुरक्षा कदम को रख करके आपको व्यापार करना है ताकि आपको परेशानी नहीं आए। तो ये लेखापाल की सबसे पहले भूमिका, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं कि आपका काम कितना महत्वपूर्ण है तब तक वो फीलिंग नहीं आती है, प्राउड नहीं आता है। इसलिए लेखापाल का कितना महत्वपूर्ण रोल है वो हमने आपको बताया। दूसरा, सबसे पहले हमने बात की थी लेखापाल की भूमिका हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लेखापाल की भूमिका, रोल के बाद में लेखांकन का इतिहास क्या है उस पर चर्चा करते हैं। चलो जी, स्टेप बाय स्टेप लेखांकन के इतिहास को समझते हैं कि लेखांकन का इतिहास कितना खूबसूरत और कितना बढ़िया रहा, उस पर बात करते हैं। रेडी, चलो। लेखांकन का इतिहास एवं विकास, लेखांकन का इतिहास एवं विकास यानी किस किस तरह से लेखांकन का इतिहास हुआ है और किस तरह से लेखांकन का विकास हुआ है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले दिमाग में प्रश्न आता है कि लेखांकन का प्रारंभ कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी और कहां पर हुई थी। सबसे पहला जेन्युइन प्रश्न आता है, तो कहां पर हुई थी। सबसे पहले लेखांकन का प्रारंभ बेबीलोनिया और इजिप्ट में ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी बेबीलोनिया व इजिप्ट में ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया और इजिप्ट में क्या कर दिया गया था। बेबीलोनिया और इजिप्ट में लगभग 4000 वर्ष पूर्व लेखांकन के बीज बो दिए थे। लेखांकन के बीज बो दिए गए थे। यानी लेखांकन का प्रारंभ कहां से माना जाता है, ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बेबीलोनिया और इजिप्ट के अंदर माना जाता है। यानी बेबीलोनिया और इजिप्ट में पुराने समय में ही लेखांकन, ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व लेखांकन प्रारंभ हो गया था। जैसे बेबीलोनिया की आप सभ्यता देखते हैं और इजिप्ट के आप पिरामिड देख पा रहे हैं, लेखांकन का प्रारंभ 4000 वर्ष पूर्व हो गया था। अब बेबीलोनिया जो है, जो सबसे प्राचीन और सभ्य और सुसंस्कृत और व्यवस्थित नगरी मानी जाती थी, तो बेबीलोनिया को पुराने समय से ही वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता था, कॉमर्स सिटी के नाम से। वाणिज्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता था प्राचीन काल में? बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी या कॉमर्स सिटी के नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न बनता है कि वाणिज्य नगरी के नाम से किसको जाना जाता था? बेबीलोनिया को जाना जाता था। ईसा से लगभग कितने हजार वर्ष पूर्व लेखांकन प्रारंभ हो गया था? 4000 वर्ष पूर्व लेखांकन प्रारंभ हो गया था। अब बेबीलोनिया और इजिप्ट के अंदर होता क्या था? बेबीलोनिया और इजिप्ट के अंदर क्या है, जो मजदूर मजदूरी करते थे ना, तो उन मजदूरी का हिसाब किताब कैसे रखा जाए। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, उस समय गवर्नमेंट कौन होते थे? राजा महाराजा होता थे। तो राजा महाराजा जो लोगों से कर लेते थे कि भाई, राजा महाराजा कहते थे कि भाई आप जितनी अपनी आय होती है, जो भी खेती बाड़ी होती है, उसका कुछ हिस्सा हमें दो, क्योंकि राजकाज को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, वरना तो राजकाज कैसे चलेगा। जिस तरह से सरकार टैक्स लेती है, तो मजदूरी और कर, मजदूर जो मजदूरी करते हैं और मजदूरी का हिसाब किताब, किसको कितनी मजदूरी देनी है, किसने कितना काम किया, कितने घंटे किया, कितने दिन अब्सेंट थे, कितने दिन आए, कितने दिन गए, उस मजदूरी का, और टैक्स, उन करों का भुगतान किसको कब कितना किया गया है, उसका हिसाब किताब बहुत समय पहले से ही लिखा जाता था। अब रखते कैसे थे?
आज के जमाने की तरह वहां पे कंप्यूटर लैपटॉप तो थे नहीं कि भाई एक एंटर मारा और सारा काम हो जाएगा, नहीं। कैसे रखते थे? जैसे उस समय के संसाधन थे वैसे रखते थे। तो क्या संसाधन थे उस समय? केवल मिट्टी की पट्टियां थी, तो मिट्टी की पट्टी पर रखा जाता था। मजदूरी एवं करों के भुगतान का लेखा, इनका लेखा कहां पर रखा जाता था? मिट्टी की पट्टी पर। मिट्टी की जो पट्टी हुआ करती थी उन पर मजदूरी एवं करों का हिसाब किताब बेबीलोनिया के अंदर रखा जाता था। इजिप्ट जो है वो खजाने के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ भी खजाने के बड़े बड़े राज वहाँ पे इजिप्ट में हुआ करते थे। तो खजाने जो होता था, राजा महाराजा के पास जो खजाना होता था, खजाने में कितना तो भाई सोना है, कितना चांदी है, उन सब का हिसाब किताब रखता था। यहाँ सोने का मतलब क्या है? गोल्ड है। चांदी का मतलब यहाँ पर सिल्वर है। सोने का मतलब सोना नहीं है यहाँ पर। तो सोना और चांदी का हिसाब किताब कहाँ रखा जाता था? इजिप्ट के अंदर रखा जाता था। कैसे? वही सिस्टमेटिक तरीके से कि भाई कितना सोना हमारे पास पड़ा है, कितना चांदी है। जैसे उनके पास संसाधन थे, पत्थर से लिखना है, कोयले से लिखना है, मिट्टी की पट्टी पर कैसे लिखने के संसाधन थे, वैसे सोने चांदी का हिसाब किताब रखा जाता था। कहाँ पर? बेबीलोनिया और इजिप्ट के अंदर। तो सबसे पहला इतिहास का जो पहला बिंदु जब हम देखते हैं तो यहीं से आता है कि लेखांकन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? बेबीलोनिया और इजिप्ट में। कब? ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हो गया था। बेबीलोनिया को क्या कहा जाता था? वाणिज्य नगरी, कॉमर्स सिटी कहा जाता था। बेबीलोनिया में मजदूर जो मजदूरी करते थे, काम करने वाले लोग थे, उनका हिसाब किताब रखा जाता था उस समय भी। करों का भुगतान, किसने कितना कर दिया है राजा के खजाने में, उसका हिसाब किताब रखा जाता था। कहीं ऐसे तो नहीं कि एक व्यक्ति से तो बार बार कर लिया जा रहा है और कुछ व्यक्तियों से लिया ही नहीं जा रहा है। तो हिसाब किताब रखा जाता था ताकि कोई किसी की कोई गड़बड़ी का दिक्कत ही नहीं रहे। तो मजदूरी एवं करों का भुगतान का लेखा मिट्टी की पट्टी पर रखा जाता था। खजाने का हिसाब किताब सोने चांदी का इजिप्ट के अंदर रखा जाता था। तो ये तो बात होगी बेबीलोनिया और इजिप्ट की। क्या सिर्फ दो ही देशों के अंदर ऐसे था? नहीं, और भी बहुत से ऐसे सारे देश थे जहां पर लेखांकन का काम अलग अलग तरीके से किया जाता था। कैसे? जानते हैं। और कौन से देश थे? ग्रीस। इतना खूबसूरत सी जो ये वादियां देख रही हो आप, देखो पहाड़ भी है, नदी है, नाले हैं, बहुत सारे अच्छे पर्वत भी है सारे। ग्रीस में लेखांकन का काम कैसे होता था, रोम के अंदर कैसे होता था, उन सब पर बात करते हैं। ग्रीस जो है उसके अंदर भी हिसाब किताब बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रखा जाता। अब ग्रीस में क्या होता था, वहां का भी जो राजा महाराजा जो सरकार हुआ करती थी, उनके पास जो आय कलेक्ट होती थी, उस आय का बंटवारा, आवंटन के लिए हिसाब किताब रखा जाता है। जितनी भी उनके पास प्राप्तियां होती थी और भुगतान होता था, उसका हिसाब किताब रखा जाता था। यानी आय का आवंटन कैसे करना है, आय का आवंटन, आय का आवंटन, आय का आवंटन करने के लिए हिसाब किताब रखा जाता था। कहां पर? ग्रीस में। आवंटन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना होता है। आवंटन का मतलब क्या होता है? बंटवारा करना, विभाजन करना, बांटना, उसको हम क्या बोलते हैं? आवंटन कहते हैं। तो आय का आवंटन ग्रीस के अंदर पुराने समय से लेखा जोखा होता था। अब कौन कौन सी प्राप्तियां, कौन कौन से भुगतान किन किन को करने हैं, वो भी लेखा जोखा पुराने समय से किया जाता था। यानी कुल प्राप्तियां और कुल भुगतान, कुल प्राप्तियों व कुल भुगतानों का लेखा, कुल भुगतानों का लेखा, कुल प्राप्तियां व कुल भुगतानों का लेखा ग्रीस में बहुत पुराने समय से किया जाता था। ये ग्रीस के अंदर लेखांकन का इतिहास रहेगा। आय क्या होगी भाई? उस समय के राजा के पास जो आय के साधन थे, या तो किसी दूसरे राज्य को लूट करके लाए थे वो आय थी, या फिर वहाँ के जो नागरिक है, प्रजा है, वहाँ से जो कलेक्ट करते थे वो आय। तो आय राजा लोग किस में बांटते थे? जो गरीब लोग होते थे उनमें बांटना है, जो आवश्यकता होती थी उन लोगों को बांटना है ना। और जितनी भी प्राप्तियां, कौन कौन से संसाधनों से आपको प्राप्तियां हुई, कहाँ हुआ पर आपने भुगतान किया, उनका भी लेखा जोखा ग्रीस के अंदर रखा जाता था। रोम जैसा कि आप देख रहे हैं, एक प्राचीन मंदिर जो आप देख रहे हैं रोम का, तो रोम के अंदर जो लेखा जोखा होता था वो बहुत प्राचीन समय से ही रोम के अंदर दैनिक बही का प्रयोग किया जाता था। दैनिक बही का मतलब क्या होता है? जिसमें डेली कुछ ना कुछ लिखा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? दैनिक बही बोलते हैं। तो रोम के अंदर दैनिक बही का इस्तेमाल किया जाता था। कौन से बही का?
दैनिक बही का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोम आज से हजारों साल पहले जो दैनिक बही का इस्तेमाल करता था ना, आज भी वर्तमान में वैसी ही दैनिक बही बनाई जाती है, जिसका नाम क्या है? जर्नल। उसका नाम क्या है? जर्नल। आगे के जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर इस जर्नल पर डिटेल से हम बात करेंगे। तब हम आपको बताएंगे कि भाई देखो, हमने उस समय जब इतिहास पढ़ा था तब इसकी चर्चा की थी, और अब समय आ गया है इसको पढ़ने का। जर्नल। और दैनिक बही के बाद में उसका वर्गीकरण करने के लिए, देखो दैनिक बही का मतलब क्या होता है? जिसमें सब कुछ लिखा जाए, कितना क्या, कितना खरीदा, कितना बेचा, कितना क्या, सब कुछ लिखना वो दैनिक बही में होता है। अब उस दैनिक बही का बंटवारा करना, विभाजन करना, खरीदी हुई चीजों का अलग, बेची हुई को अलग, खर्चों को अलग, आय को अलग, उसको दैनिक बही का बंटवारा करने को हम खाता बही कहा जाता है। तो रोम में ये खाता बही आज से हजारों साल पहले रखी जाती थी, जिसे लेजर कहते हैं। और वर्तमान लेखांकन के अंदर भी खाता बही, लेजर अब भी रखी जाती है। बात समझ में आई? तो ये हमने ग्रीस में और रोम में लेखांकन देखा। अब हम बात करते हैं चाइना। चीन तो शुरू से ही तेज रहा है, तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व से ही चीन में परिष्कृत राज्य के लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। यानी चाइना के अंदर, चीन के अंदर ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ही किसका प्रयोग किया जाता था? परिष्कृत राज्य के लेखांकन का। कितने साल पूर्व? ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व परिष्कृत राज्य के लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। परिष्कृत राजकीय लेखांकन यानी गवर्नमेंट भी अपना हिसाब किताब बढ़िया तरह से, परिष्कृत का मतलब होता है अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, परिष्कृत राज्य के लेखांकन का प्रयोग किया जाता था। हमने सबसे पहले बात की थी बेबीलोनिया और इजिप्ट। बेबीलोनिया और इजिप्ट में लेखांकन का प्रारंभ कब हो गया था? ईसा से लगभग 4000 वर्ष पूर्व। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी भी कहा जाता है। वहाँ मजदूरी एवं करों का भुगतान का हिसाब किताब, खजाने का हिसाब किताब इजिप्ट में रखा जाता है। ग्रीस के अंदर आय का जो आवंटन है, आवंटन यानी बंटवारा है, वो कुल प्राप्तियां और कुल भुगतानों का लेखा। रोम के अंदर दैनिक बही और खाता बही का हिसाब किताब रखा जाता था। चाइना 2000 वर्ष पूर्व ही राजकीय लेखांकन का प्रयोग करते आ रहे थे। जब विभिन्न देशों की यात्राएं करते हैं तो ख्याल आता है भारत का। जब ख्याल आता है भारत को, तो चलते हैं अपने भारत के पास कि भारत में लेखांकन कैसा रहा है, उसकी हम बात करते हैं। चलो जी, भारत में लेखांकन। भारत में लेखांकन कैसा रहा है, भारत में लेखांकन का इतिहास कैसा रहा है, इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे, है ना। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको चाणक्य, चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लगभग 2300 शताब्दी पूर्व, इन्होंने 2300 शताब्दी पूर्व, 2300 शताब्दी पूर्व एक पुस्तक, भारत में 2300 शताब्दी पूर्व क्या माना जाता है? लेखांकन का प्रारंभ माना जाता है। ये जो चंद्रगुप्त, चाणक्य जिनको हम कहते हैं, इसे हम कौटिल्य भी कहा जाता है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। इन कौटिल्य ने क्या किया था? इन्होंने लेखांकन का प्रारंभ भारत में सबसे पहले किया था। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। दिमाग में प्रश्न आता है, अर्थशास्त्र में तो अर्थ की बात होगी। हाँ बिल्कुल, अर्थशास्त्र में अर्थ यानी मुद्रा की बात होती है, मनी की बात होती है, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर उन्होंने एक स्थान पर लेखांकन का वर्णन किया था। यानी कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र। कौन सा शास्त्र? अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, इकोनॉमिक्स कह सकें। इसके अंदर उन्होंने किसका वर्णन किया था? लेखांकन का एक स्थान पर वर्णन किया था। लेखांकन का वर्णन किया था कि एक राजा महाराजा को लेखा जोखा रखना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने बुक लिखी थी, है ना। तो ये भारत में लेखांकन का इतिहास माना गया कि भारत में लगभग 2300 शताब्दी पूर्व लेखांकन प्रारंभ हो गया था। और कौटिल्य जो है उसने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसमें लेखांकन का वर्णन किया था। तो विभिन्न देशों की यात्राएं करते हुए हम भारत में पहुंचे और भारत के अंदर हमने लेखांकन का इतिहास जान लिया। ये सारी बातें जब हम पढ़ते हैं तो अब बात आता है ऑथेंटिक बातें क्या है।
स्पेसिफिक बातें क्या है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर या विभिन्न कॉमर्स से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे एग्जाम होते हैं वहां पर पूछी जाती है, वो उन पर बात करते हैं। आखिर हम लेखांकन का जनक किसको कहें, लेखांकन का पिता किसको कहें, लेखांकन की ऑथेंटिक बातें किसको कहें, उस पर हम बात करते हैं। तो लीजिए, लेखांकन का पिता या जनक किसको कहा जाता है। देखो, लेखांकन का पिता या जनक, जो आप ये इमेज देख रहे हैं एकदम आराम ऐसे लग रहा है जैसे कोई बाबा जी है, कोई बहुत बड़े जादूगर है, ये लेखांकन के पिता इनको कहा जाता है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है लुका पेसियोली। इनका नाम क्या है, लुका पेसियोली, जिन्हें लुकास पेसियोली भी कहा जाता है। लुका पेसियोली या इन्हें लुकास पेसियोली भी कहा जाता है। ये लेखांकन के जनक कहलाते हैं, इन्हें लेखांकन का जनक या पिता कहा जाता है। अब प्रश्न ये आता है, जनक किसको कहते हैं, है ना, लेखांकन का जनक या पिता किसको कहते हैं। जो निर्माता हो, बनाने वाला हो, उसको जनक या पिता कहा जाता है। तो क्यों, इसका रीजन पर बात करते हैं। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था, अंक गणित व रेखा गणित पुनरावलोकन के अंश। कितनी लंबी पुस्तक का नाम है, क्या नाम है, अंक गणित व रेखा गणित पुनरावलोकन के अंश। द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रपोर्शनिटी प्रपोर्शन इस पुस्तक का नाम है। इन्होंने ये पुस्तक 1494 के अंदर लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने किसका प्रयोग किया था, लेखांकन को समझाया था, इसलिए इन्हें लेखांकन का जनक या पिता कहा जाता है। तो लेखांकन का जनक या पिता कौन है, लुका पेसियोली है। अब ये लुका पेसियोली की जैसे ही बात आती है, तो क्या ये अकाउंटेंट थे। ये लुका पेसियोली जब इन्होंने इस पुस्तक के अंदर लेखांकन का प्रयोग किया था, तो क्या ये अकाउंटेंट थे। दिमाग में सीधा प्रश्न आता है, तो उत्तर है नहीं, ये क्या थे, गणितज्ञ थे, ये मैथमेटिशियन थे। लुका पेसियोली कौन थे, मैथमेटिशियन थे। ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, कौन सी दुनिया में रहते थे ये, क्या कहीं अंतरिक्ष से चल कर के आए थे, नहीं, ये कहाँ के रहने वाले थे, ये लुकास पेसियोली इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, इटालियन थे, इटली के रहने वाले थे। और इटली के वेनिस नगर के, झीलों की नगरी वेनिस नगर के रहने वाले थे। कौन, लुकास पेसियोली। इनको क्या कहा जाता है, लेखांकन का पिता कहा जाता है। इन्होंने ये जो पुस्तक है ना, अंक गणित व रेखांगणित पुनरावलोकन के अंश, इस पुस्तक के अंदर इन्होंने डेबिट और क्रेडिट जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। हम आगे की कक्षाओं में आपको बताएंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी थी, अंक गणित, रेखा गणित, पुनरावलोकन के अंश के अलावा इन्होंने और भी पुस्तकें लिखी थी। जैसे इन्होंने पुस्तक लिखी थी द कंपैसेट स्क्रिप्चर्स, द कंपैसेट स्क्रिप्चर्स, ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। स्क्रिप्चर्स, द कंपैसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी। किसने लिखी थी, लुकास पेसियोली ने। इनको क्या कहा जाता था, ये गणितज्ञ थे और इटली के वेनिस नगर के इटालियन थे। अब देखो, ये पुस्तकें इटालियन थे तो कौन सी भाषा में लिखे, लैटिन भाषा में लिखेंगे। तो इन्होंने ये द कंपैसेट स्क्रिप्चर पुस्तक भी किस भाषा में लिखी, लैटिन भाषा में लिखी। जब इन्होंने लैटिन भाषा में पुस्तक लिखी तो समस्या क्या आई, जब अगर लैटिन भाषा में जब हम पुस्तक लिखेंगे तो क्या सारा विश्व उस पुस्तक को पढ़ पाएगा, न पढ़ पाएगा। केवल कौन पढ़ेगा, जिसको लैटिन लैंग्वेज आती है वही पढ़ पाएगा। तो जब लैटिन भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया तो पूरे विश्व को इसके पढ़ने की, समझने की दिक्कत आई। तब क्या हुआ, तब इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था ह्यूज ओल्ड कैसल ने। ह्यूज ओल्ड कैसल ने क्या किया था, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। द कंपैसेट स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का ह्यूज ओल्ड कैसल ने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। क्यों,
क्योंकि अंग्रेजी में अनुवाद करते ही ये वैश्विक स्तर की पुस्तक बन गई, पूरे विश्व में पढ़ी जाने वाली। कब? 1543 में। 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसल ने अंग्रेजी में इस डिकम्प्रेस्ड स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का अनुवाद कर दिया। यह पुस्तक कब लिखी गई थी लैटिन भाषा में? 1494 में, 1494 में इस पुस्तक को लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद में तो पूरी की पूरी अंग्रेजी प्रणाली भी आ गई थी, यानी सन 1795 में लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन, लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? एडवर्ड जोन ने। एडवर्ड जोन ने, ये देखो फॉरेनरों के नाम है तो ऐसे ही है, टेंशन नहीं लेने का। एडवर्ड जोन ने लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर किया। किसमें किया? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर किसने किया भाई? नाम क्या था? एडवर्ड जोन ने। क्या किया था? लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का प्रतिपादन किया था। प्राचीन समय में जो प्रबंधक होता था उसको कारिंदे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारिंदे कहा जाता था। ये लेखांकन का पूरा विस्तृत आपको इतिहास हमने आपको बता दिया है। अब देखो, इसमें लेखांकन के इतिहास से संबंधित प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं क्या कि लेखांकन का पिता या जनक किसको कहते हैं? तो आंसर क्या होगा हमारा? लुका पेसियोली या लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली कहाँ के थे? इटली के रहने वाले थे। कहाँ के थे? इटली के। इटली में कहाँ से? वेनिस नगर के रहने वाले थे। लुकास पेसियोली क्या एक अकाउंटेंट थे? नहीं, वो गणितज्ञ थे। लुकास पेसियोली ने पुस्तक लिखी थी डिकम्प्रेस्ड स्क्रिप्चर्स और अंक गणित व रेखा गणित पुनरावलोकन के अंश। किस भाषा में लिखी थी? लैटिन भाषा में लिखी थी। डिकम्प्रेस्ड स्क्रिप्चर्स नामक पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ह्यूज ओल्ड कैसल ने 1543 में किया था। 1795 में लेखांकन की अंग्रेजी प्रणाली का पूरा सिस्टम ही अंग्रेजी में किसने प्रतिपादन किया? एडवर्ड जोन ने, द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के अंदर। और प्राचीन समय में प्रबंधक को क्या कहा जाता था? कारिंदे कहा जाता था। यह लेखांकन का इतिहास है, यहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या ये सारा का सारा सिस्टम फॉरेनरों ने दिया है? अब हकीकत यह है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत सबसे पहले इंडिया से हुई थी। लेकिन इंडिया के लोग बड़े भोले होते थे, सब कुछ राज बता देते हैं। यानी विश्व की सबसे प्राचीन लेखांकन प्रणाली है भारतीय महाजनी बहीखाता पद्धति, विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली है। लेकिन भारत जब गुलाम हुआ, भारत की जो चीजें हैं, फॉरेनर जब भारत के अंदर आए तो उन लोगों ने यहाँ से सीखा हमसे, और सीख करके कॉपी पेस्ट करके अपना नाम डाल के दे दिया। तो सबसे पुराना सिस्टम तो भारतीय रहा है, लेकिन इतिहास के अक्षरों से उसको गायब कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ इनको हमें पढ़ना है, लेकिन ऑथेंटिक यही है, अभी तो हमें पढ़ना पड़ेगा, दूसरा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने लेखांकन का जनक या पिता के पूरे इतिहास के बारे में हमने बात कर ली। अब जो 3 शब्द है जो मैंने सबसे पहले आपको बताए थे यहां पर, कि हमने लेखापाल की भूमिका की हमने बात कर ली, लेखांकन का इतिहास हमने पढ़ लिया। अब लेखा शास्त्र, लेखांकन, पुस्त पालन, इनके अर्थ को भी हम जानेंगे, समझेंगे, लेकिन इन तीनों के बीच में पहले संबंध को जानते हैं, इनका रिलेशन क्या है उसको हम अच्छे से समझते हैं। लेखा शास्त्र, लेखांकन, पुस्त पालन, इन तीनों का मध्य क्या संबंध है उसको हम समझते हैं। चलिए देखते हैं लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्त पालन के बीच में क्या संबंध है। लेखा शास्त्र को देखो अंग्रेजी में अकाउंटेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अकाउंटेंसी बोलते हैं। लेखांकन को अकाउंटिंग कहते हैं, और पुस्त पालन को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। रिलेशन बिटवीन अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? इन तीनों के बीच में संबंध को किस तरह से हम समझते हैं? देखिएगा, इन तीनों के बीच में हम संबंध को समझते हैं। तीनों के बीच में क्या रिलेशन है इसको हम समझते हैं।
लेखांकन, पुस्त पालन और लेखा शास्त्र के बीच में संबंध को हम समझते हैं। ठीक है, तीनों के बीच में क्या संबंध है इसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखो ये तीन जो आप गोले देख रहे हैं, तीनों वृत्त के टाइप में जो गोले देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले कौन सा है? सबसे छोटे वाला है, सबसे छोटे वाला। तो सबसे पहला काम जो होता है, सबसे पहला जो काम होता है ना, वो कहाँ पर होता है, क्या होता है, वो समझिए आप। सबसे पहला जो काम होता है, सबसे पहला काम तीनों में से क्या होता है? पुस्त पालन का होता है, बुक कीपिंग का होता है। उसके बाद में दूसरा जो काम होता है, दूसरा जो होता है वो होता है लेखांकन का। और तीसरा जो काम होता है ना, तीसरा वो क्या है? लेखा शास्त्र का है। समझिएगा, सबसे पहला जो है, सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, सबसे पहला काम किसका है? पुस्त पालन, पुस्त पालन जिसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। दूसरा आपका होता है लेखांकन। पुस्त पालन का काम खत्म होते ही क्या प्रारंभ होता है? लेखांकन। और ये दोनों किसमें शामिल है? लेखा शास्त्र में, अकाउंटेंसी में इंक्लूड। यानी सबसे बड़ा कौन है? लेखा शास्त्र। उसके बाद में ये दोनों चीजें किसमें शामिल है? लेखांकन और पुस्त पालन किसमें शामिल है? हमारे लेखा शास्त्र के अंदर शामिल है। इन तीनों से हमें ये चीज तो स्पष्ट हो गई कि सबसे पहला स्टेप पुस्त पालन, उसको खत्म करते ही लेखांकन, दोनों किसमें शामिल है? हमारे लेखा शास्त्र के अंदर शामिल है। अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं? कि सबसे पहला काम आपको बुक कीपिंग करना पड़ेगा, यानी पुस्त पालन लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। ये जो पुस्त पालन है ना, लेखा शास्त्र का जब हम काम करते हैं तो पुस्त पालन लेखा शास्त्र की प्रथम सीढ़ी है। अगर लेखा शास्त्र का काम करना है तो सबसे पहला काम पुस्त पालन का करना पड़ेगा। लेखा शास्त्र की पहली सीढ़ी है या प्रथम सीढ़ी है? पहली सीढ़ी है। यानी लेखा शास्त्र का काम अगर आपको करना है तो सबसे पहले पुस्त पालन का काम करना पड़ेगा। और लेखांकन लेखा शास्त्र की कौन सी सीढ़ी है? दूसरी सीढ़ी है। लेखांकन लेखा शास्त्र की, लेखांकन लेखा शास्त्र की दूसरी सीढ़ी है। यानी पहला कदम कहां पर रखोगे? पुस्त पालन पर। और दूसरा कदम कहां पर रखोगे? लेखांकन के अंदर। ये इस तरह से हमारा कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाता है? लेखा शास्त्र का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अब जो पुस्त पालन है ना, वो किसका भाग है? ये जो पुस्त पालन है ना, लेखांकन का भाग है। ये अगर बात करें तो पुस्त पालन किसका भाग है? लेखांकन। और लेखांकन किसका भाग है? लेखा शास्त्र का भाग है। तो अगर भाग की बात करें तो भी यहां पे पढ़ सकते हैं अपन। ये पुस्त पालन किसका भाग है? पुस्त पालन यानी बुक कीपिंग। पुस्त पालन किसका भाग है? लेखांकन का भाग है। लेखांकन का भाग है। और लेखांकन लेखा शास्त्र का भाग है। लेखांकन लेखा शास्त्र का भाग है। लेखा शास्त्र का भाग है। ये तीनों के बीच में रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। किस किस का? लेखा शास्त्र का, लेखांकन का और पुस्त पालन। इन तीनों के बीच में क्या क्या संबंध है उसको हमने समझ लिया अच्छे से। इन तीनों का अर्थ क्या होता है ये हम अगली क्लास के अंदर बात करेंगे कि लेखा शास्त्र, लेखांकन और पुस्त पालन का अर्थ क्या होता है। इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा उसको समझते हैं। इस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले तो बात की थी कि हमारा सिलेबस क्या है। ये हमारा सिलेबस देखा हमने। उसके बाद में हमने कहा कि इस चैप्टर के अंदर सारी डिटेल क्या क्या है, जिसमें हमने कौन कौन से टॉपिक का एनालिसिस कर लिया। सबसे पहले लेखापाल की भूमिका, फिर लेखांकन का इतिहास,
लेखा शास्त्र, लेखांकन, पुस्तक पालन में संबंध, इन 3 चीजों पर हमने बात की। अगली कक्षा में इनका अर्थ जानेंगे, फिर प्रकृति पर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। परिचय की हमने बात की कि लेखांकन की शुरुआत क्यों हुई, क्योंकि बिना किसी भी उद्देश्य के कोई भी काम होता नहीं है, तो लेखांकन का हमने परिचय जाना। फिर हमने लेखापाल की अलग अलग समय में भूमिका देखी, प्राचीन समय में, वर्तमान में और नए विकसित क्षेत्र में। लेखापाल की हमने भूमिका देखी। उसके बाद में हमने अलग अलग देशों में लेखांकन का क्या क्या रोल रहा है, कब कब रहा है, उसको हमने जाना। और उसके बाद में हमने लेखांकन के जनक या पिता को समझा, और फिर हमने लेखाशास्त्र, लेखांकन, पुस्तक पालन, जो 3 शब्द हैं, इन तीनों के बीच में रिलेशन को समझा। तो मैं समझता हूं आपको लेखापाल की भूमिका, लेखांकन का इतिहास, लेखाशास्त्र, लेखांकन और पुस्तक पालन में संबंध अच्छे से समझ में आ गया। अगली क्लास में, महत्वपूर्ण क्लास में, हम जानेंगे कि लेखाशास्त्र, पुस्तक पालन, लेखांकन, इनका अर्थ क्या है, क्या तीनों में अंतर, उन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके, उत्कर्ष से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।